जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 10वीं के जो छात्र हैं। हमने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज चलाई थी और उसमें से कितने प्रश्न आपके आए हैं और आप लोगों के कितने प्रश्न साइंस के सही हुए हैं उसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज थोड़ी डिटेल में क्लास रहेगी, तो थोड़ा सा आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। पहला प्रश्न क्या कहता है, कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि रक्त में शर्करा के स्तर को नियमित करती है? कौन सी करेगी भाई? अग्नाशय ग्रंथि करती है। और अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है भाई? इंसुलिन। ठीक है, जो कि क्या करता है, शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। ये देख लो, ये आपके सेम टू सेम प्रश्न मैंने करवाया है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन कम हो जाएगा तो मधुमेह रोग हो जाएगा। कह रहा है अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित हार्मोन। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो अग्नाशय ग्रंथि दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है, एक तो अंतःस्रावी के रूप में और एक बहिःस्रावी के रूप में। अंतःस्रावी अपन किसको कहेंगे कि अंतःस्रावी की वे ग्रंथियां जो अपना जो स्राव है, ठीक है, अपना जो रस है वो रक्त के अंदर करें तो वो तो होगा अंतःस्रावी। और जो वे ग्रंथियां जो अपना जो स्राव है या अपना जो रस है वो रक्त के बाहर कहीं और स्रावित करे, वो अपन उसको क्या बोलते हैं? बहिःस्रावी बोलते हैं। तो अंतःस्रावी के रूप में कौन सी होगा भाई? इंसुलिन हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या है, कौन से जीव द्विखंडन द्वारा जीव की उत्पत्ति कर सकता है? तो ये प्रश्न भी आपके कराया हुआ है। कौन सा हो जाएगा भाई? लेशमीनिया हो जाएगा। देखो इस प्रश्न को भी आप वीडियो के अंदर। और बात कर लेते हैं विखंडन किस में होता है। तो विखंडन किस में होगा? अमीबा के अंदर और पेरीमीशियम और लीशमीनिया के अंदर विखंडन होता है। अगला तीसरा प्रश्न पढ़िए, पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा, ठीक है, ये क्रिया कहाँ होती है? तो ये क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इस प्रश्न को भी आप वीडियो के अंदर देख लीजिए, जो कि मैंने पहले ही करवा दिया था। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो जो हमारे अंदर होता है कि भाई CO2 गैस हम बाहर निकालते हैं, साथ ही साथ H2O भी बनेगी और ऊर्जा क्या होगी? मुक्त होगी। अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? तो अलैंगिक जनन के अंदर केवल एक जीव भाग लेगा। ये भी मैंने करवाया हुआ है, देख लो अपनी वीडियो के अंदर। एक ही जनक से संतति उत्पन्न होती है, ठीक है, इसमें एक ही जनक भाग लेगा। अगला प्रश्न है, आहार श्रृंखला में सूक्ष्म जीवों की प्रमुख भूमिका क्या है? तो सूक्ष्म जीवों की जो भूमिका है वो अपमार्जक की है। ठीक है, ये टॉपिक मैं नहीं ले पाया तो एकदम आसान सा प्रश्न था। अपमार्जक की भूमिका होती है सूक्ष्म जीवों की। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पीडकनाशी का आहार श्रृंखला में बढ़ती हुई मात्रा क्या कहलाती है? ये कहलाती है जैव आवर्धन। क्या कहलाएगी भाई? जैव आवर्धन कहलाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्या कह रहा है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न ये भी मैंने करवाया था आपको, एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के 7 अवयवी वर्णों में विभाजन होना क्या कहलाता है? मैंने आपको बताया था स्पेक्ट्रम, या फिर इसको क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपको मैंने करवाया है, आप वीडियो के अंदर एकदम प्रूफ के साथ देखिए। प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में, अवयवी रंग कौन कौन से? 7 वर्णों में जो विभाजित होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, परिभाषा याद रखना भी पूछी जा सकती है। तारों का टिमटिमाना, ठीक है, तारों का टिमटिमाने का कारण क्या है? तो तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है भाई? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होगा भाई? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, ये प्रश्न भी मैंने आपको करवाया था और करवाते समय ये भी बोला था कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखो आ गया उदाहरण वाला प्रश्न। देखो इन उदाहरण को एक बार ध्यान से देख लेना, इनमें से एकाध प्रश्न आपके आ सकता है उदाहरण से। ठीक है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण कौन सा है? एक तो तारे के टिमटिमाना, ठीक है, अग्रिम सूर्योदय व विलंबित सूर्य। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न थोड़ा सा घुमा के आया है। क्या कह रहा है? दो भौतिक राशियां ए, ठीक है, 3 ओम तथा बी है, ठीक है, 7 गुणा 10⁻⁵ ओम गुणा मीटर। ठीक है, इनके चालक की लंबाई को दुगुना करना है। ठीक है, तो इनके मान क्या होंगे? तो ये थोड़ा सा घुमाया हुआ प्रश्न है, आपको सिर्फ मात्रक पर ध्यान देना है। ये जो ओम मात्रक है ना, ये ओम मात्रक किसका होता है भाई? ये किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है। ठीक है, और ओम गुणा जो मीटर है ना, ये मात्रक किसका होता है भाई? ये होता है आपके विशिष्ट प्रतिरोध का। किसका होगा भाई? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। और आपको पता है कि प्रतिरोध जो होता है ना वो लंबाई के समानुपाती होता है। अगर लंबाई को 2 गुना कर दी जाए तो प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। लेकिन जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, तो इसको अगर आप 2 गुना करोगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस प्रश्न को आपको ऐसे सोल्व करना है। तो 3 ओम दे रखा है, तो 3 ओम है,
ये किसका है भाई, ओम का मतलब प्रतिरोध। इसका मतलब लंबाई को बड़ा 2 गुना करोगे तो उसकी प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो 3 ओम का कितना हो जाएगा, 6 ओम। ठीक है, और बात कर लेते हैं 7 × 10⁻⁵ ओम गुणा मीटर। तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आपकी ये संख्या एज इट इज आ जाएगी। तो 6 ओम कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है। 7 × 10⁻⁵ ओम इंटू मीटर कहाँ दे रखा है, ये दे रखा। ठीक है, ये थोड़ा सा घुमाया हुआ प्रश्न आया था, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आपके हो जाता। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। ठीक है, ये प्रश्न भी मैंने आपको जो 400 वाले जो क्वेश्चन थे, 400 वन लाइनर, उसमें आपके कराया हुआ है। इसका क्या होगा भाई, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। वीडियो को आप देख सकते हो। विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ठीक, अगला देखिए, छड़ चुंबक के भीतर क्या कह रहा है भाई, छड़ चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसे होती है। तीसरा क्या है, चुंबक के बाहर इन रेखाओं की दिशा होती है उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है, नॉर्थ से साउथ चुंबक के बाहर। और चुंबक के अंदर बात कर लें तो इनकी दिशा कैसी होगी भाई, साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। ठीक है, अगला देखिए, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। ठीक है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है भाई, देखो, तर्जनी होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, अंगूठा है चालक पर बल की दिशा को बताता है, मध्यमा किसको बताता है, विद्युत धारा की दिशा को बताता है। एकदम सही है, और उपरोक्त सभी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, और ये भी आपको मैंने करवाया है, वीडियो के अंदर आप देख सकते हो। आपको अंगुलियों को क्या करना है, लंबवत रखना है एक दूसरे के, इस प्रकार। तो आपका जो अंगूठा है, अंगूठे के ऊपर लिखोगे एफ, यहाँ पर बी, और ये जो मध्यमा यहाँ पर आई लिखोगे, FBI। अपने यहाँ पर इंडिया में CBI होता है, ठीक है, जो जांच करती है। और अमेरिका के अंदर कौन होती है भाई, FBI होती है। एफ का मतलब ये यहाँ पर आपने क्या लिखा, एफ का मतलब क्या हो गया, बल की दिशा, फोर्स। बी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, और आई यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, तो रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, CaO। पहली क्लास के अंदर, ठीक है, पहली वीडियो में आपको ये टॉपिक कराया हुआ है एकदम आराम से, तो आप वीडियो को देख सकते हो। प्रश्न क्या है, बिना बुझा हुआ चूना। देखो, छठा और सातवां एक साथ याद करना। छठा क्या है, बिना बुझा चूना, और सातवां क्या है, बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र कौन सा है, वही सूत्र है जो सीमेंट में काम आता है, कौन सा, CaO। ठीक है, FeH2O के साथ अभिक्रिया करेगी, Fe3O4 और H2, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो ये क्या बोल रहा है, संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक पूछा है, तो Fe का गुणांक कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। ये मैंने करवाया नहीं था, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है, अपना जो कराया वही अपन चर्चा करेंगे। ये प्रश्न भी आपके करवाया हुआ नहीं है। क्या है, ठंडे जल के साथ, ठीक है, अभिक्रिया करके H2 गैस प्रयुक्त करने वाली धातु कौन सी है, तो सोडियम होगी। ठीक है, हालांकि मैंने करवाया नहीं था। बाकी इसकी ट्रिक है नाक। ठीक है, नाक का जो ठंडा जल है ना, नाक का ठंडा जल, ठीक है, तो सोडियम भी होगी, और पोटेशियम होता तो वो भी सही हो जाता। ये मैंने करवाया नहीं था। अगला देखो, अभिक्रियाशीलता का, ठीक है, सही घटता क्रम क्या है, तो अभिक्रियाशीलता का ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मैग्नीशियम, जिंक और फेरस या आयरन। ठीक है, ये मैंने सक्रियता श्रेणी वाली जो पूरी कराई थी ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। देख लो, इनडायरेक्ट सवाल आ गया है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो, ये सेम टू सेम आपको कराया हुआ है, वीडियो के अंदर देखिए श्रेणी। ठीक है, देखो, सक्रियता जो श्रेणी है ना, ये आपके डायरेक्ट नहीं पूछेगा, लेकिन इनसे आपके काफी सारे प्रश्न सोल्व होंगे। तो इसकी मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। क्या बनाई भाई, कालू ने कार मांगी, ओल जेन फेरारी। ठीक है, कालू एक नाम का बच्चा है, उसने ओल, जितनी भी कारें, ओल जेन फेरारी की कार मांगी। ठीक है, पापा बोले हट कुत्ते हरामी, आ गया औकात पर। ठीक है, ये याद करने की ट्रिक है, आप अपनी बना सकते हो अलग से। कालू से हो जाएगा के, ने से हो जाएगा Na सोडियम, कार से हो जाएगा आपके कार या फिर कैल्शियम, मांगी से हो जाएगा Mg, Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम, ओल से हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, जेन से हो जाएगा जेडन, जेडन को बोलते हैं जिंक, फिर फेरारी से हो जाएगा Fe, मतलब लोहा या आयरन। ठीक है, पापा बोले। ठीक है, Pb, जिसको अपन लेड भी कहते हैं। अगला हट, हट से हो जाएगा H, H का मतलब हाइड्रोजन, कुत्ते जो है, ठीक है, उससे हो जाएगा Cu, Cu का मतलब कॉपर, तांबा। हरामी से हो जाएगा Hg। ठीक है, Hg को मरकरी भी कहते हैं। ये एकमात्र धातु है जो कि द्रव अवस्था में होती है। अगला है आ गया, कहाँ गया भाई, औकात पर। Ag, Ag का मतलब होता है चांदी। ठीक है, और औकात पर मतलब Au, Au का मतलब क्या होगा, सोना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि इन सब में से सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा है, तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा हो जाएगा, के हो जाएगा, या फिर पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है, और सबसे कम क्रियाशील कौन होता है, Au होता है, जिसको अपन सोना भी कहते हैं। ये
एक प्रश्न भी आ रखा है कि भाई सबसे कम क्रियाशीलता किसकी होती है, सोने की होती है, क्योंकि ये हर किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, अगला देखो क्या प्रश्न है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह कौन सा है? तो ये समूह कौन सा हो जाएगा? COOH, COOH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर कौन सा हो जाएगा? COOH। ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, COOH। ये मैंने करवाया था और ये भी बोला था मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, देख लो, याद भी कर लो, वीडियो में देखिए सबूत का क्या होगा, COOH। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना, बाकी आपके सारे हो जाएंगे, कहीं आपको देखने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? एक होती है। नहीं कराया तो भी एकदम आसान सा प्रश्न था, आप कर सकते हो इसको। अगला हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है? जीवों के वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? पाठ का नाम है जैव प्रक्रम। ठीक है, ये मैंने करवाया नहीं था, लेकिन ये आसान सी परिभाषा थी, आपको याद हो जाएगी। अमीबा अंगुली रूपी पर्वत भोजन के कणों को घेर लेते हैं, संगलित होकर क्या बनाते हैं? खाद्य धानी बनाते हैं। क्या बनाएंगे भाई? खाद्य धानी बनाते हैं। ठीक है, ये भी मैंने नहीं करवाया था। ठीक है, जहाँ कराया हुआ है वो मैं आपको बता दूंगा, ये आपको कराया हुआ है। अब देखो लक्षणों की वंशागति। ठीक है, ये जो 400 प्रश्न दिए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है, इनको याद कर लेना। इस बेचारे ने क्या किया, केवल नाम पूछ लिया। ठीक है, लेकिन फिर भी आया तो है ना प्रश्न। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि मेंडल के 3 नियम थे। कौन कौन से नियम थे? एक तो प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपयूहन का नियम। ठीक है, 3 पर कौन हो जाएगा? मेंडल हो जाएगा। लैंगिक जनन में संतति गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो संतति गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी भाई? समान बनी रहती है। क्या रहेगी भाई? समान बनी रहेगी। अगला क्या है? जलीय विलयन में HCl के वियोजन से प्राप्त ऋणायन का सूत्र क्या होता है? देखो HCl है ना, आप इसको जल में डालोगे ना तो ये H+ में टूटेगा और Cl- में ये टूटेगा। तो ये ऋणायन का पूछा है, तो ऋणायन कौन सा बनाएगा भाई? Cl- बनेगा। ठीक है, अगला देखिए, ये प्रश्न मैंने आपको उसके अंदर करवाया भी है, बोला भी है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आपने ध्यान दिया हो तो। नेटल में कौन से अम्ल की उपस्थिति के कारण? तो नेटल में कौन सा होता है भाई? मेथेनोइक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है, जिसको अपन फार्मिक अम्ल भी बोलते हैं। कौन सा अम्ल भाई? फार्मिक अम्ल भी इसको कहते हैं। तो ये आपको कराया हुआ है। ठीक है, देख सकते हो वीडियो के अंदर। ठीक है, या जो नेटल का जो डंक होता है तो उसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है भाई? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, याद रखना भाई, मेथेनोइक अम्ल। अगला है मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्त दाब, लार आना, वमन को नियंत्रित करता है? तो ये कौन करेगा? मेडुला ओब्लेंगेटा। सेम प्रश्न, सेम लाइन आपको दिखेगी, देखो वीडियो में। इंपोर्टेंट प्रश्न है भी, याद रखना। अगला कौन सा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्त दाब, लार आना, वमन, वमन का मतलब क्या हो गया? उल्टी। ठीक है, तो इन सबको नियंत्रण कौन रखेगा? मेरे को एक बात बताइए, क्या जो BP है, रक्त दाब है या लार है या उल्टी है, उस पर आपका नियंत्रण है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब अनैच्छिक क्रिया होगी, और अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण कौन रखेगा? मेडुला ओब्लेंगेटा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पादपों में कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है? सेम टू सेम लाइन है, कौन करेगा भाई? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन करेगा। ठीक है, देखो वीडियो के अंदर कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है? देखो कोशिका विभाजन, तो कोशिका विभाजन, तो कोशिका के अध्ययन को अपन क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। और कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है तो साइटोलॉजी से क्या बन जाएगा? साइटोकाइनिन बन जाएगा। तो आपको इस तरह से याद हो जाएगा। अगला देख, 2 अलग अलग लक्षणों की वंशागति में, वंशानुक्रम में F2PD का लक्षण प्ररूप अनुपात कौन सा है? तो लक्षण प्ररूप अनुपात कौन सा है? 9:3:3:1। ठीक है, जब कराया था मैंने बोला था अनुपात का एक प्रश्न फिक्स आएगा, और ये देख लो एक फिक्स प्रश्न आ रखा है। क्या है? मेंडल के द्विसंकर संकरण जो है ना, उसमें जो F2PD है उसका लक्षण प्ररूप अनुपात क्या है? तो 9:3:3:1। इन 4 में से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये जितने भी अनुपात वाले हैं ना, उसमें से एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अपने लगभग सारे प्रश्न आए, लगभग मतलब जो देखो, एक तो टाइम कम मिला था, लेकिन फिर भी आपके काफी सारे प्रश्न आ गए। अगला क्या है? एक लंबे
वन्य पौधे का संकरण करवाने पर F1PD में कौन से लक्षण प्रकट होंगे? ये मैंने आपकी जो कराया था, ठीक है। इसमें कौन से प्राप्त होंगे भाई? संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे। ये भी आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगा, तो आप डिटेल में समझिए। देखो, एकल संकरण संकरण प्रयोग किया था, इसमें शुद्ध लंबे और शुद्ध बने, इन दोनों के मध्य क्या कराया? क्रॉस करवाया। इधर एक युग्मक इधर आ गया, एक युग्मक इसका ले लिया, इन दोनों का क्रॉस कराया, तो F1PD के अंदर सभी संकर लंबे पादप प्राप्त हुए। ठीक है, कौन से पौधे प्राप्त हुए भाई? संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। अगला है, वायुमंडल में ओजोन परत क्यों आवश्यक है? तो ओजोन परत क्या करती है? जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। देखो वीडियो के अंदर सेम टू सेम प्रश्न मिल जाएगा। ओजोन परत क्या करता है? ये सूर्य से आने वाली, ठीक है, जो पराबैंगनी किरणें हैं, ठीक है, उनको हमारे ऊपर आने से रोकता है। ठीक है, या फिर इन किरणों से हमारी क्या करता है? सुरक्षा करता है। तो कौन सी किरण हो जाएगी भाई? पराबैंगनी किरणें हो जाएगी। गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को परिभाषित कीजिए। जब मैंने कराया था, बोला था कि दर्पण से संबंधित जितने भी सूत्र हैं, एक सूत्र आपको पूछा जाएगा, परिभाषा, सॉरी, तो परिभाषा देख लो। वक्रता केंद्र की परिभाषा आ गई, सेम टू सेम वीडियो में देखिए। दर्पण से संबंधित परिभाषा है। देखो, एक प्रश्न इनसे आना अनिवार्य है, एक प्रश्न पक्का आएगा, या तो दर्पण से संबंधित या लेंस से संबंधित परिभाषा है, एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या। देखो, गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, ये जो गोलीय दर्पण है, इस गोले का ये क्या है? कटा हुआ भाग है। और इस कटे हुए भाग का जो केंद्र है, वो केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। और इसकी जो त्रिज्या है वो क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। ये हालांकि मैंने जब सूत्र कराया था तो आपको केवल सूत्र लिखना था, ठीक है, सूत्र लेके इसकी परिभाषा लिखनी थी, तो ये प्रश्न भी आपको मिल गया। अगला क्या है? विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक क्या होता है कि वह चुंबक जिसमें हम विद्युत धारा अगर प्रवाहित करें ना, तो वो चुंबक की भांति कार्य करने लग जाए, वो आपके विद्युत चुंबक कहलाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका हो गया। अगला क्या है? विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य है? ये मैंने करवाया तो था, लेकिन ये इनडायरेक्टली प्रश्न आ गया है। ठीक है, ये क्या करता है कि जब बहुत सारे उपकरण एक साथ जोड़ दिए जाते हैं तो ये विद्युत धारा को काट देगा, परिपथ को काटेगा, और हमारे उपकरण है उसको सेफ्टी से बनाए रखेगा। ठीक है, ये देख लो वीडियो के अंदर आपको सेम टू सेम प्रश्न मिलेगा। ये परिभाषा आपकी पूछी जा सकती है। और अगर ओवरलोडिंग से आपको बचना है, मतलब अतिभारण से अगर आपको बचना है, तो आपको क्या करना है? फ्यूज का यूज करना है। और एक अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है MCB, ठीक है, आप इसका यूज कर सकते हो। तो अपने उपयोग होने वाले सुरक्षा के तो उपाय कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। कौन कौन से उपकरण काम आएंगे? एक तो फ्यूज काम आता है, और एक कौन सा है? भू संपर्क तार, जो कि किस कलर का होता है? अर्थिंग तार। जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। सेम टू सेम रिएक्शन आपको मिलेगी, देखो इस वीडियो के अंदर। ऐसे कैसे H2SO4 की अभिक्रिया जिंक के साथ की जाती है, ठीक है, तो ZnSO4 बनेगा और इसमें भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है, क्या बनाएगा और जल को ये बाहर निकालेगा, तो X का आपको नाम लिखना था। सेम टू सेम प्रश्न आपको मिल जाएगा, सेम टू सेम। देखो पहली जो वीडियो थी उसी में हमने किया था, देखो वीडियो के अंदर जो बुझा हुआ चुना है, ठीक है, एकदम शांत हो गया, उसकी अभिक्रिया CO2 के साथ करवाते हैं। CO2 के साथ अगर अभी आप अभिक्रिया कराओगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और ये कैल्शियम कार्बोनेट चमक आ जाती है। आपने पढ़ा होगा भी, जो दीवारों पर जो पिछले पुराने टाइम में जो सफेदी करते थे, तो उसके ऊपर एक चमक आ जाती थी। वो किस कारण आती थी? कि वायुमंडल में जो CO2 गैस है ना, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता, और ये अभिक्रिया करके ये किसका निर्माण कर देता? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अपने संगमरमर का जो पत्थर होता है, चूना पत्थर होता है, ये बन जाएगा। ठीक है, और जल क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। इस अभिक्रिया को एक बार देख लेना आप। सबसे अधिक तन्य धातु का नाम, तो सबसे अधिक तन्य धातु वह धातु है जो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, और वो है आपका सोना, ठीक है, जिसको बोलते हैं गोल्ड। ठीक है, ये एकदम आसान सा प्रश्न था, ये नहीं कराया था हालांकि मैंने, लेकिन फिर भी आप लोगों ने कर लिया होगा। अगला प्रश्न देखिए, भोजन में लार की भूमिका। ठीक है, देखो ये सीरीज आपके तैयार थी लेकिन टाइम नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, आना तो जो आ गया। लार की भूमिका, तो लार क्या कार्य करती है? तो लार का पहला कार्य होता है कि भोजन को लसलसा बनाना। ठीक है, भोजन को क्या करना? लसलसा बनाना, नम बनाना। दूसरा क्या होता है? इसके अंदर होता है टाइलिन। ठीक है, लार के अंदर टाइलिन होता है, जो कि क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है। तीसरा क्या होगा? जो होता है, ये जो होता है लार होती है, ये क्या करती है? जो सूक्ष्म जीव है, ठीक है, उनको क्या करती है? न्यूट्रलाइज करने का काम करेगी। और लार का जो पीएच होता है वो लगभग 7.4 के आसपास होता है। तो ये क्या करती है कि जो अम्लीय जो पदार्थ हम जो खाते हैं ना, उनको ये न्यूट्रलाइज करेगी, मतलब ये क्षारीय होता है, लार क्षारीय होती है, और हम अगर अम्ल वगैरह खाते हैं तो इसको न्यूट्रलाइज करने का, ये प्रयास करने का काम करती है। अगला देखो,
पादपों में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? तो रासायनिक समन्वय किसके द्वारा होगा भाई? हार्मोन के द्वारा होगा। और जब कराया था मैंने आपको बोला था मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, देखो वीडियो में मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। कौन कौन से हैं? तो 4 प्रकार के पादप हार्मोन होते हैं। एक तो एफसीसी अम्ल, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन और ऑक्सिन। ठीक है, इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आ सकता है आपके कि भाई पादप हार्मोन कौन कौन से हैं बताइए। अगला क्या दे रखा है? पादप हार्मोन, ये सॉरी पादप की जो वृद्धि है, वृद्धि को जो समदमित करने वाला है। ठीक है, वृद्धि को क्या कर रहा है? समदमित। दमित का मतलब होता है कम करना। ठीक है, तो वो कौन करता है? या वृद्धि रोकने वाला हार्मोन कौन सा होगा? एब्सिसिक अम्ल होगा। ठीक है, एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा। अगला क्या है? पौधे से पत्तियों का गिरना। ठीक है, पत्तियां गिर रही है तो वो भी किसके कारण हो जाएगी? एब्सिसिक अम्ल के कारण हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये वृद्धि रोक रहा है तभी तो ये पत्तियों को काट रहा है, ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो। अगला कौन सा है? कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है? देखो कोशिका विभाजन, तो कोशिका विभाजन, तो कोशिका के अध्ययन को अपन क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। और कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है तो साइटोलॉजी से क्या बन जाएगा? साइटोकाइनिन बन जाएगा। तो आपको इस तरह से याद हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सा हार्मोन तने की वृद्धि को प्रेरित करता है? तो तने की जो वृद्धि होती है ना वो इस तरह से होती है। ठीक है, एक तरह से मोटा होता है इस तरह से। तो कोई आदमी अगर इस तरह से मोटा हो गया ना, अपन उसको क्या बोलते हैं? ये जबरा हो गया। जबरा मतलब एक तरह मोटा हो गया, तो जबरा से याद रख लोगे जिब्रेलिन। ठीक है, याद हो जाएगा। अगला देखो, कौन सा हार्मोन प्ररोह के अग्रभाग, प्ररोह कौन सा होता है? जैसे तना होता है ना, उसका सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? अग्रभाग या जो टिप है। ठीक है, तो कौन सा हार्मोन टिप पर संश्लेषित होगा? तो वो हो जाएगा आपके ऑक्सीजन। याद कैसे रखोगे कि भाई जो पौधा होता है ना वो ऑक्सीजन लेने के लिए ऊपर की ओर मुंह करता है ऐसे, और ऊपर की ओर जैसे मुंह करेगा ना तो वो ऑक्सीजन ले लेगा, और ऑक्सीजन से याद क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन याद हो जाएगा। ठीक है, याद। अगला देखो, मानव मादा जनन तंत्र में पाए जाने वाले 2 अंगों के कार्य बताइए। केवल 2 के नाम बताने थे, और जब मैंने 400 क्वेश्चन वाली सीरीज ली थी उसमें मैंने 3 बताए थे, आपको कोई 2 के लिखने थे। ठीक है, अंडाशय का लिख सकते थे। ठीक है, इसके अलावा गर्भाशय का लिख सकते थे। ठीक है, ये 2 आपको लिखने थे। ये देखो मैंने आपको करवा दिया पहले ही वीडियो के अंदर। मानव में निषेचन कहाँ संपन्न होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मानव में निषेचन कहाँ संपन्न होगा? फेलोपियन ट्यूब या फेलोपियन नलिका के अंदर होता है। ठीक है, निषेचन के बाद निषेचित जो अंड है वो स्थापित कहाँ होता है? देखो निषेचन की क्रिया कहाँ हो गई? फेलोपियन ट्यूब के अंदर हो गई। और जो निषेचित जो अंड है, ठीक है, वो स्थापित कहाँ होगा? वो स्थापित होगा गर्भाशय के अंदर। ठीक है, जो गर्भाशय की जो भित्ति होती है वहां पर ये स्थापित हो जाता है। अगला क्या है? गर्भ शिशु या भ्रूण के बारे में बात करते हैं। तो ये अपना जो भोजन है वो कैसे प्राप्त करता है? तो वो भोजन प्राप्त करता है गर्भनाल के द्वारा। ठीक है, जिसको हम अपरा या प्लेसेंटा भी कहते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला प्रश्न देखिए, पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह सदैव एक दिशात्मक होता है। तो आपको इसको क्या करना है? स्पष्ट करना है। तो एक दिशात्मक क्यों होता है? क्योंकि जो ऊर्जा होती है वो वापस उल्टी दिशा में नहीं आती है। ऊर्जा क्या होती है? वापस उल्टी दिशा में नहीं आती है, ये थोड़ा सा याद रखना है। और आपको इसका डायग्राम बनाना था। ठीक है, इधर आप सूर्य लिख देते हैं, सूर्य। और सूर्य कौन से? हरे पौधे। हरे पौधे को क्या बोलते हैं? उत्पादक। उत्पादक को कौन खाता है भाई? उपभोक्ता। ठीक है, उपभोक्ता। उपभोक्ता अगर खत्म हो गया या उत्पादक खत्म हो गया तो काम आते हैं अपघटक। ठीक है, अपघटक काम आते हैं। ये सेम टू सेम प्रश्न आपको कराया हुआ है, देखो वीडियो के अंदर। कि ऊर्जा के पिरामिड हमेशा कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, ठीक है, कैसे होता है भाई? सदैव एक दिशा में होता है। ठीक है, कैसा होगा भाई? सदैव एक दिशा में होता है। अगला देखो, आहार श्रृंखला के विभिन्न चरण, ठीक है, निरूपित करते हैं। किसको निरूपित करते हैं भाई? ये निरूपित करते हैं पोषी स्तर को। किसको निरूपित करेंगे भाई? पोषी स्तर को निरूपित करते हैं। ठीक है, अब ये आप एक बार समझ लीजिए क्या कह रहा है कि भाई सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य का प्रकाश कौन प्राप्त करेगा? उत्पादक प्राप्त करेगा, मतलब हरे पेड़ पौधे प्राप्त करेंगे। हरे पेड़ पौधे को कौन खाएगा भाई? शाकाहारी खाएगा। ठीक है, शाकाहारी को कौन खाएगा? मांसाहारी खाएगा। और मांसाहारी को कौन खाएगा? शीर्ष मांसाहारी खाएगा। ये एक प्रकार का खाद्य श्रृंखला बनता है। अगला क्या है? सोलर कुकर के लिए अब मैं देखो आगे वापस कौन सा दर्पण काम लेते हैं? तो कौन सा दर्पण काम लेंगे? अवतल दर्पण काम लेते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? सूर्य से आने वाली जो प्रकाश किरण है ना उनको एक जगह पर क्या कर देता है? इकट्ठी कर लेता है। ठीक है, अगला क्या है? वाहनों के जो हेडलाइट है, देखो ये दोनों इंपोर्टेंट ध्यान रखना। ठीक है, वाहनों के जो हेडलाइट है उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वो दर्पण होता है आपके अवतल दर्पण। ठीक है, सोलर के अंदर बात कर लो या फिर वाहनों की जो हेडलाइट है उसमें बात कर लो, दोनों में कौन सा दर्पण आएगा? अवतल दर्पण काम आता है। ठीक है, खतरे के जो संकेत है, सिग्नल है, वो लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? खतरे के सिग्नल लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? सेम टू सेम प्रश्न आपको मिलेगा। ठीक है, देखो आप इस वीडियो को। खतरे के जो चिन्ह होते हैं ना वो लाल रंग के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, इसका जो फैलाव नहीं होता है उसकी जो तरंगदैर्घ्य मतलब दूरी कितनी दूरी है तय कर सकता है। तो ये तरंगदैर्घ्य इसका ज्यादा होता है, इसका मतलब इसका प्रकीर्णन क्या होगा? कम होगा, और प्रकीर्णन कम होने के कारण लाल रंग अधिक दूरी तय करेगा। ठीक है, इसलिए खतरे के जितने भी चिन्ह हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, ये 3 प्रश्न है इस स्लाइड पर, तो तीनों को आप एक बार देख लेना। 3 में से एक प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्युत अवयवों के प्रतीक आपको बनाना है। तो एक तो प्लग कुंजी और धारा नियंत्रक। ठीक है, सेम टू सेम प्रश्न देखो, ये आपको पहले करवा दिया था। देखो आप वीडियो के अंदर इसमें विद्युत के अवयव दे रखे हैं और इनके प्रतीक आपको इसमें देखना है। ठीक है, तो इनके कौन कौन से प्रतीक है? तो इससे संबंधित एक छोटा सा प्रश्न आपके आ सकता है। खुला कुंजी और बंद कुंजी। ठीक है, इन दोनों को आप एक साथ याद करोगे। कुंजी मतलब स्विच, अगर खुला है तो आप इसमें कोई भी डॉट नहीं आएगा, और बंद वाले में क्या आएगा? एक डॉट आ जाता है। ये आप थोड़ा सा याद रखोगे। धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक में आपको क्या करना है कि आपने प्रतिरोध का चिन्ह बनाया और इसके बाद में आपको एक एरो का निशान लगाना है। फिर अगला प्रश्न देखिए, घरेलू विद्युत परिपथों में सामान्यतः जो उपकरण होते हैं उनको किस क्रम में जोड़े जाते हैं? जो उपकरण होते हैं उनको किस क्रम में जोड़ते हैं भाई? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ेंगे भाई? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और समांतर क्रम में जोड़ने के कारण क्या होता है भाई? समांतर क्रम में जोड़ने के कारण जो भी उपकरण होते हैं उनको समान वोल्टेज उनको प्राप्त होता है। दूसरा क्या है कि एक उपकरण के खराब होने पर दूसरे उपकरण पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
ठीक है, ये मुख्यतः दो कारण होते हैं। आपको ये दो लाइनें लिखनी थी और ये समांतर क्रम लिखना था, आपके हो जाता। देखो मैंने आपको करवा दिया था पहले ही। घरों में प्रयुक्त होने वाले उपकरण, ठीक है, किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो ये जोड़े जाते हैं समांतर क्रम के अंतर्गत। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जो थोड़ा सा याद रखना। प्रश्न देखिए, निष्कर्षण प्रक्रम में जिंक सल्फाइड को ऑक्साइड में क्यों परिवर्तित किया जाता है? क्यों करते हैं भाई? क्योंकि जो जिंक ऑक्साइड होता है ना, उससे धातु का निष्कर्षण या धातु निकालना क्या होता है? आसान होता है। ठीक है, धातु निकालना क्या होता है? आसान होता है। इसी कारण से हम क्या करते हैं, इसको जिंक सल्फाइड को जिंक ऑक्साइड में हम चेंज करते हैं। और ये रही आपके सामने रिएक्शन। ठीक है, इसको आप एक बार देख सकते हो, आसान सा प्रश्न था। क्या है? नाइट्रोजन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बनानी है। ये सेम प्रश्न मैंने आपको करवाया है। ठीक है, देखो इस वीडियो के अंदर आप त्रिसहसंयोजी बंध, जिसके अंदर तीन बंध बनते हैं, या तीन बंधों का क्या होता है? साझा होता है, जिसका मुख्य नाइट्रोजन। ठीक है, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ना ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, इसी कारण से ये अक्रिय गैस के अंदर माना जाता है। हालांकि अक्रिय गैस का अलग वो फॉर्मूला होता है, हीना नेहा और करीना जी तरह। ठीक है, लेकिन जो नाइट्रोजन होता है वो भी क्या होता है? एक प्रकार सा इसमें भी त्रिबंध होता है। कुछ प्रकार के पादपों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन, ठीक है, इसका अभ्यास क्यों किया जाता है? तो कायिक पौधों का उदाहरण क्यों किया जाता है? क्योंकि एक तो बिना बीज के पौधे प्राप्त हो जाता है, दूसरा क्या है, समान गुणों वाले पौधे हमें प्राप्त होते हैं, और शीघ्र उत्पादन, अगर आपको शीघ्र उत्पादन करवाना है तो आपको कायिक प्रवर्धन करवाना पड़ेगा। इसके उदाहरण कौन कौन से है भाई? गुलाब, ठीक है, इसके अलावा केला, ठीक है, ये आपके कायिक प्रवर्धन के क्या हो जाएंगे? उदाहरण हो जाएंगे। इसके अलावा एक तो आलू भी होता है, गन्ना भी होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा उदाहरण आपको लिखना था। अथवा का, यदि कोई जीव बीजाणु द्वारा प्रजनन करता है तो उससे क्या फायदा होगा? उदाहरण द्वारा समझाइए। तो इसका पहला फायदा है कि एक पहली बात तो ये हल्के होते हैं, इसलिए अधिक दूरी तक ये अपनी दूरी तय कर सकते हैं। दूसरा है कि प्रतिकूल परिस्थितियों को भी सहन कर सकते हैं। कोई भी परिस्थिति हो उसमें ये बीजाणु अपने चारों ओर एक खोल बना लेगा, और उसमें ये इसका जो आनुवांशिकी जो गुण है वो बीज के अंदर समाहित रहेगा। ठीक है, प्रतिकूल परिस्थिति में काम आ जाएगा। तीसरा है कि एक बड़ी संख्या में, क्योंकि देखो बीजाणु होता है ना, जो राइजोपस के अंदर होता है, उसमें बड़ी संख्या के अंदर क्या होते हैं? बीजाणु इकट्ठे हुए रहते हैं। ठीक है, तो बड़ी संख्या में ये रह सकते हैं, और इसका उदाहरण क्या है? आपका राइजोपस। एकदम छोटा सा प्रश्न था। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए, 800 वाट का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर है, 4 घंटे प्रतिदिन चलता है। कितना चलता है भाई? 4 घंटे प्रतिदिन चलता है। 2 रुपये का आपको हिसाब ये साइड में रखना। ठीक है, तो सितंबर महीने का आपको निकालना है। तो एकदम आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले लिखो आपको दे क्या रखा है। तो हमें क्या क्या दे रखा है वो मैं एक बार लिख देता हूँ। सबसे पहले मेरे को दे रखा है पी का मान दे रखा है। पी कितना दे रखा है? 800 वाट दे रखा है। कितना दे रखा है भाई? 800 वाट। इसको मैं अगर किलो वाट में चेंज करूं तो ये 0.80 किलोवाट हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने इसको एक बार पहले से निकाल दिया। फिर क्या दे रखा है? समय आपको लिखना है। समय कितना दे रखा है? समय दो तरीके से दे रखा है, एक तो घंटे के रूप में 4 घंटे प्रतिदिन। ठीक है, और एक दे रखा है आपको इधर सितंबर। सितंबर के अंदर जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं? 30 दिन। ठीक है, कितने होते हैं भाई? 30 दिन होते हैं। अगर आपको टोटल जो समय निकालना है, ठीक है, आप क्या करोगे कि एक दिन में 4 घंटे चलता है, तो 30 दिन में कितना चलेगा? तो 4 × 30 कितना हो जाएगा? 120 घंटे। ठीक है, अब आपको सीधा सा फॉर्मूला लगाना है और आपका काम हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है? P बराबर W/T। ठीक है, तो W बराबर क्या हो जाएगा? P × T। P कितना दे रखा है? 0.80 गुणा समय कितना दे रखा है? 120। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 96, 12 है ना, 96 किलोवाट घंटा हो जाएगा। अभी आपके आंसर आया नहीं है। क्यों नहीं आया है? ये देखो, ये क्या बोल रहा है? 2 रुपया प्रति। ठीक है, 2 रुपया प्रति के हिसाब से आपको क्या करना है? निकालना है। 2 रुपया है ना? हाँ ठीक है, 2 रुपया है, तो इसको आप निकाल लो। तो 2 रुपये से आप क्या करोगे? निकालना है, तो आप क्या करोगे? जो आपके पास आया 96, इसको गुणा करोगे 2 से, कितना हो जाएगा? 192। ठीक है, 192 रुपया आपके आंसर आ जाएगा। ये एकदम आसान सा आपको इस प्रकार से करना था। ये सेम प्रश्न मैंने आपको करवाया भी रखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अमीटर का पाठ्यांक ज्ञात करो। अमीटर का पाठ्यांक है, इसका मतलब यहाँ पर विद्युत धारा I का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? I बराबर क्या होगा? V, देखो V बराबर RI। ठीक है, और I बराबर क्या हो जाएगा? V/R।
ठीक है, V बटा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको R का मान निकालना है। ये आपके सामने दे रखा है, क्योंकि V का मान हमारे पास इधर पड़ा है। तो सबसे पहले आप इसको सोल्व करो। इसको सोल्व क्यों करोगे, क्योंकि ये किस क्रम में भाई, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r बराबर क्या होगा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो कितना हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा भाई, 1 ओम आंसर आ जाएगा। मतलब इन सब का जो सॉल्यूशन किया वो कितना आया भाई, इन सब का सॉल्यूशन कितना आया भाई, 1 ओम आपके पास सॉल्यूशन आया इसका। ठीक है, आगे देखो, पूरे हट गया क्या, चलो देखो, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कितना आया भाई, 1 ओम आया। अब ये जो है वो किस में रहेगी, अब आपके ये हो गया आपके अब श्रेणी क्रम में। किस क्रम में भाई, अब आपके ये किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। क्योंकि यहाँ पर 1 ओम आ गया, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कितना है, 1 ओम, और यहाँ पर कितना दे रखा है, 2 ओम दे रखा है। तो श्रेणी क्रम के अंदर आप निकालोगे तो क्या फॉर्मूला है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 ओम आपके पास क्या होगा, आंसर आ गया। अभी आधा आंसर आया। फिर आपको क्या निकालना है, V बराबर RI। ठीक है, और I का मान ज्ञात करना है, तो I क्या हो जाएगा, V/R। ठीक है, तो V कितना दे रखा है, 8 बट्टा R का वैल्यू हमने निकाला 4, तो कितना आ जाएगा भाई, 2 एम्पियर। आंसर कितना आ जाएगा भाई, 2 एम्पियर। आपको इस तरीके से निकालना था, और ये मैंने आपको कराया भी है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। एक समीकरण आपको आपके सामने दे रखी है। ये क्या पूछ रहा है, एक्स का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो एक्स का रासायनिक सूत्र क्या होगा, PbCl2 होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या किया, जो Pb है ना, इसने Cu को उठाया, उठाकर बाहर फेंक दिया, और खुद यहाँ पर आके बैठ गया। देखो यहाँ पर आके बैठ गया, और Cu को क्या कर दिया, साइड कर दिया। और ऐसी अभिक्रिया मैंने आपको किस में बताई थी भाई, विस्थापन अभिक्रिया के अंदर बताई थी। परिभाषा भी देख लो, और मैंने आपको जो कराया था वो भी आप वीडियो के अंदर देख सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। देखो भाई, जो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पहले भी पूछा गया है, अभी भी पूछा जा सकता है। आपको या तो एक ऐसी अभिक्रिया दे देंगे अब में कि निम्नलिखित में से ये कौन सी अभिक्रिया है, तो आपको ये कौन सी अभिक्रिया आपको दिखाई दे रही है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं कि अधिक क्रियाशील जो तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। मतलब कक्षा में 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक है मोटा तगड़ा और एक है मेरे जैसे पतला दुबला। तो मोटा तगड़ा जो बालक है ना, वो पतले दुबले को उठाकर बाहर फेंक देगा और उसी जगह खुद बैठ जाएगा। ठीक है, इसमें लोहे ने यही किया है, एफिन ने क्या किया है, CuSO4। ठीक है, CuSO4 के साथ अभिक्रिया करें तो Fe ज्यादा क्रियाशील है। उसने क्या किया कि Cu को बाहर निकाल दिया। इधर देखो, Cu कॉपर को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, और कॉपर की जगह बेटा खुद बैठ गया। ठीक है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया की एक परिभाषा है। अगला प्रश्न देखिए, वियोजन अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो आपको क्या करना था, इन दोनों का परिभाषा लिखनी थी, संयोजन की और वियोजन की। ठीक है, संयोजन की और वियोजन की आपको क्या लिखनी थी, अभिक्रिया लिखनी थी। ठीक है, इसमें अंतर लिखना था। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक जुड़ रहे हैं, जुड़कर नया उत्पाद बना रहे हैं, तो जुड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं, संयोजन। और जब टूट रहे हैं, ठीक है, टूटकर नया उत्पाद बनाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वियोजन। तो संयोजन और वियोजन दोनों आपके ऑपोजिट चलते हैं। तो 28वां और 29वां आपके एक साथ याद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 6CO2। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण की एक रिएक्शन दे रखी है। इसमें x का मान आपको निकालना है, तो x यहाँ पर क्या हो जाएगा, C6H12O6। ठीक है, यहाँ पर ग्लूकोज बनेगा, और ये आपका एक हो गया। अभी ये क्या कह रहा है, अगला ये सेम टू सेम आपको मैंने करवाया वीडियो के अंदर, देखिए। यूट्यूब प्राप्त कर ली, ये मृदा से जल प्राप्त कर लिया, सूर्य का प्रकाश प्राप्त कर लिया, किसने भी पढ़ा ने, और क्या बना दिया भाई, ग्लूकोज का निर्माण करा दिया। ठीक है, जिसको अपन कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। साथ ही साथ H2O मतलब पानी निर्मुक्त होगा, और साथ में क्या कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीजन गैस निकलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लेना भाई। अगला प्रश्न क्या है, जल विद्युत अपघटन के दौरान कार्बन इलेक्ट्रोड Y पर हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है, तो Y का नाम आपको लिखना है। तो Y यहाँ पर कौन सी, Y कहाँ पर होती है भाई, कैथोड पर मुक्त होती है। ठीक है, Y का यहाँ पर नाम क्या होगा, कैथोड। और कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है भाई, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मुक्त होती है। ठीक है, ये प्रश्न कराया हुआ नहीं है आपको। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है, कार्बन परमाणु में कौन सा परिवर्तन होने पर C- ऋणायन बनेगा, समझाइए। तो C ऋणायन क्यों बनेगा, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, और ये क्या करेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये ग्रहण कर ले, ठीक है, तो ये C-4 बना देगा। ये मैंने आपको आधा करवाया है। ठीक है, मैं आपको बोलूंगा नहीं कराया हुआ है, आधा आपको कराया हुआ है, आप देख सकते हो पुरानी हमारी वीडियो में। अगला क्या है, यौगिकों के नाम लिखने हैं, मेथ एथ प्रोप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन।
ठीक है, और आगे यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा है तो प्रोपेन हो जाएगा। ये मैंने आपको कराया है, देखो वीडियो के अंदर। अगला क्या है, इसका नाम भी मैंने आपको कराया था, आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, सेम टू सेम। इसका नाम आप बताओ, और वीडियो के अंदर देखो सेम टू सेम कराया, और कराया जब मैंने बोला था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगाया भी था। देखिए प्रश्न संख्या 127 क्लोरोपेंटेन। ठीक है, हालांकि देखो मैंने कुछ ही दिए हैं, आप अपनी किताब में जितने भी और इनके जो बनते हैं वो आप एक बार और देख लोगे। क्लोरो का मतलब क्या होता है, Cl। ठीक है, पेंटेन, पेंटेन का मतलब होता है कार्बन की कितनी श्रृंखला, 5 श्रृंखला। तो 1 श्रृंखला, 2 श्रृंखला, 3, 4, 5। ठीक है, और क्लोरीन, क्लोरो का मतलब क्या हो गया, क्लोरो इसमें जोड़ना है। अब इसने बोला नहीं कहाँ जोड़ना है, तो हमने एक तरफ जोड़ दिया और बाकी चेन को क्या कर दिया, पूरी कर दिया। अगला है देखो प्रोपेनॉन। ठीक है, तो प्रोपेनॉन की ये संरचना आप देख लोगे, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, प्रोपेनॉन और एथेनोइक अम्ल का भी एक बार देख लेना, CH3COO। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, तो आपको केवल रिएक्शन लिखनी थी। तो एथेनोइक अम्ल, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा, तो ये रिएक्शन को आप देख सकते हो, मैं इसको डिटेल में नहीं बताने वाला। एथेनॉल को अम्लीकृत करके, ठीक है, K2Cr2O7 द्वारा ऑक्सीकृत इसमें किया जाता है, तो ये आपका तत्व बनेगा, ये रिएक्शन होगी। और एथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराओगे, ठीक है, तो ये आपको ये रिएक्शन प्राप्त होगी। इन रिएक्शनों को आप एक बार देख सकते हो। ठीक है, अगला देखिए मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। ठीक है, ये आपको बनाना था। और अगला क्या है, पचे हुए जो भोजन है उसमें छोटी आंत का कार्य आपको बताना था। छोटी आंत का कार्य क्या होता है, छोटी आंत में होते हैं रसांकुर, और ये रसांकुर क्या करते हैं, भोजन का, ठीक है, अवशोषण करने का काम करते हैं। ठीक है, बहुत सारे इसमें छोटी आंत के अंदर बहुत सारे रसांकुर होते हैं, बालनुमा संरचना वाले, वो भोजन का अवशोषण करते हैं, और ये क्या करते हैं, रक्त में इसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, रक्त के अंदर इसका जो पदार्थ है वो रक्त के अंदर इसका मिलाया जाता है छोटी आंत के द्वारा, तो आपको ये लिखना था। अगला प्रश्न देखिए, मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र ये बनाना था। और इसके बाद में है अगला, देखो गैसों का विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस के कार्य, फुफ्फुस का कार्य क्या करेगी कि O2 और CO2 का क्या करती है, आदान प्रदान करती है। ठीक है, ऑक्सीजन को ग्रहण करेगी और CO2 को क्या करेगी, बाहर निकालती है। ऑक्सीजन जो ग्रहण की जाती है ना, वो कुपिका के अंदर हीमोग्लोबिन के द्वारा उसको ग्रहण की जाती है, और हीमोग्लोबिन उसको क्या करेगा, कोशिका के अंदर उसको लेकर जाता है। ठीक है, और कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या करेगा, उसको यूज करेगा और ऊर्जा का क्या करेगा, उत्पादन करता है। और ऑक्सीजन ग्लूकोज के विघटन में काम आती है। ठीक है, और ये क्रिया किसके द्वारा पॉसिबल होती है, फुफ्फुस के कारण ही ये क्रिया पॉसिबल है। अगला प्रश्न क्या है अगला प्रश्न देखिए, लेंस के आवर्धन को परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न आपको कराया हुआ है, देख लो वीडियो के अंदर। आवर्धन, लेंस के आवर्धन के बारे में बात कर लेते हैं। तो वही फॉर्मूला है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, ठीक है, बराबर का निशान लगाना है। और देखो दर्पण के अंदर आपके माइनस आ गया ना, तो इधर माइनस आपको नहीं लिखना है, तभी तो आपके थोड़ा सा अंतर रहेगा, नहीं तो सेम ही आ जाएगा आंसर, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम टू सेम चीज आ जाएगी, प्रतिबिंब दूरी बटा बिंब दूरी। ठीक, अगला देखो, प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम लिखिए, कराया भी है, मोस्ट इंपोर्टेंट भी बताया वीडियो के अंदर, देखिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। इसके दो ही नियम है। पहला नियम क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा, ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है कि भाई आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, जो तीनों, ठीक है, वो तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, छोटा सा आसान सा प्रश्न है, और ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला क्या है, एक उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनना। ठीक है, इसका किरण चित्र आपको बनाना है। हालांकि किरण चित्र मैंने आपको नहीं बनवाया था, लेकिन मैंने आपको इसका बारे में बता दिया था। ठीक है, तो आप इसको, जो बिंब है वो कहां पर हो, अनंत पर हो। बिंब अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस के ऊपर बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, लेंस सूत्र, ये वीडियो के अंदर देखिए कराया हुआ है। तो लेंस से आपको क्या याद आ रहा है, लेंस, लेंस से आप क्या याद रखोगे, लेस। ठीक है, लेस का मतलब क्या होना, कम करना, और कम करने के लिए अपन क्या लगाते हैं, माइनस का चिन्ह लगाते हैं। कोई चीज को आपको कम करना है तो आप क्या लगाओगे, माइनस का चिन्ह लगाओगे। तो आप ऐसे याद रह जाएगा कि लेंस के अंदर माइनस का चिन्ह आएगा, तो अगर लेंस के अंदर माइनस का चिन्ह आया तो प्लस का चिन्ह किसमें आ जाएगा भाई, दर्पण के अंदर प्लस का चिन्ह आ जाएगा। ये याद करने का तरीका है, बाकी आप अपने हिसाब से याद कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो एफ है, एफ का मतलब फोकस दूरी होता है, वी बराबर प्रतिबिंब दूरी होता है, और यू यहाँ पर क्या है, बिंब दूरी होता है। स्नेल का अपवर्तन का नियम, ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है। स्नेल का नियम क्या है, इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है, साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, साइन आई बटा साइन आर, ये इसका स्नेल का नियम है। अगला देखो, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनने का एक किरण चित्र बनाइए जब वस्तु का हो कहाँ पर हो, अनंत पर हो। ठीक है, अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस के ऊपर बनेगा। 20वां प्रश्न देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ, ठीक है, क्या क्या अभिक्रिया है, जल मिलाने पर क्या होगा भाई, पीओपी में अगर आप जल मिलाओगे ना तो क्या बनेगा, जिप्सम बनेगा। क्या बनेगा भाई, जिप्सम बनेगा। और ये मैंने आपको इनडायरेक्टली कराया हुआ है, वीडियो के अंदर देखिए। और इसकी जो रासायनिक समीकरण है वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी से संबंधित एक प्रश्न आ सकता है, इसका सूत्र पूछा जा सकता है। ठीक है, CaSO4 डॉट 1/2 H2O। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही याद कराया था। क्या लिखना है, इसका बनता कैसे है कि जो जिप्सम होता है ना उसको आपको गर्म करना है। जिप्सम के अंदर देखो कितने हाइड्रोजन, सॉरी जल के अणु कितने हैं, 2। ठीक है, गर्म करोगे तो उसमें हाइड्रोजन के अणु टूटेंगे, टूटेंगे तो आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने बन जाएंगे, ये देखो सूत्र के अंदर 2 से कितना हो गया, आधा हो गया। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। अगला देखो, जलीय कॉपर सल्फेट
और धोने का सोडे के क्रिस्टलीय अणुओं में उपस्थित क्रिस्टलीय जल के आधार पर इसको क्या करोगे, विभेदित करोगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको कराया हुआ पहले भी। ठीक है, आप अगर इस किसी लवण का जो सूत्र लिख रहे हो, उस सूत्र के साथ आप जो लिख रहे हो ना कि जल की कितनी उसमें मात्रा है, वही क्या कहलाता है, क्रिस्टलन जल कहलाता है। अब इनके जो आते हैं ना, जैसे आपके जैसे वाशिंग सोडा है, प्रश्न पूछा जा सकता है वाशिंग सोडा का सूत्र लिखिए, तो धोने का सोडा भी बोलते हैं इसको। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, Na2CO3.10H2O। तो आपको ये भी आपको साथ लेना, ये साथ में जो जो आपको जल के जो अणु दिख रहे हैं ना, ठीक है, वही क्या कहलाता है, क्रिस्टलन जल कहलाता है। आगे देखो CuSO4 हो गया 5H2O, जिसको अपन नीला तोता कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर उनके गुणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्रिस्टलन जल क्या होगा, जैसे गर्म करोगे तो क्रिस्टलन जल क्या होगा, हट जाएगा। ठीक है, हट जाएगा या फिर नष्ट हो जाएगा, क्रिस्टल जल आपके उड़ जाएगा। और जो क्रिस्टल का जो रंग है वो कैसा हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई, सफेद हो जाएगा। तो दोस्तों बताइए आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।